जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, ये मैं कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जाम के पेपर का सलूशन है। ओके, मैं आपको इंशाल्लाह पेपर का सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप पेपर से फारिग होने के बाद अपनी गलतियां चेक कीजिएगा। ठीक है, आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, आपसे सबसे पहले जो बात करनी है वो, मैं कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जाम 2023-2024 और 85 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन ए जो कंपलसरी होता है और एमसीक्यूज बेस होता है। आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, आप अगर इस सवाल को गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है, विच of the following sample of substance contain same number of atom as 20 ग्राम कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम होंगे उतने ही एटम दूसरे किस एलिमेंट में होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 ग्राम कैल्शियम में एटम कितने होंगे। बच्चों, आप अगर गौर करें तो कैल्शियम, बच्चों कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम कैल्शियम। 40 ग्राम कैल्शियम का मतलब है 1 मोल, और 1 मोल में 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 40 ग्राम में इतने हैं तो 20 ग्राम कैल्शियम में एटम कितने होंगे। 20 ग्राम कैल्शियम का मतलब हाफ मोल, और डेफिनेटली 6.02 इंटू 10 पावर 23 का हाफ यानी 3.01 इंटू 10 पावर 23 एटम होंगे। इतने एटम होंगे बेटा 20 ग्राम कैल्शियम में। अब आपको आंसर चेक करना है। 16 ग्राम सल्फर, बच्चों 16 ग्राम सल्फर, 20 ग्राम कार्बन, 19 ग्राम पोटाशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम। बच्चों, सल्फर सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। तो 32 ग्राम सल्फर का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम होंगे। ओके, और अगर सल्फर 16 ग्राम हो तो 16 ग्राम का मतलब हाफ मोल, और हाफ मोल में 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने एटम 20 ग्राम कैल्शियम में हैं उतने ही एटम 16 ग्राम सल्फर में होंगे। ओके बेटा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये रहा। ऐसे करके अच्छा, बाकी किसी को भी अगर चेक करें तो हाफ मोल के बराबर कोई नहीं है। हाफ मोल के बराबर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं। बच्चों, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज
behave as Bronsted base and Lewis base as well. कौन सा ब्रॉनस्टेड बेस है और कौन सा लुविस बेस है? ठीक है बच्चों, इसका जवाब समझने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि ब्रॉनस्टेड बेस उसको कहते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और लुविस बेस उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे। ठीक है, तो देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा है। बच्चों, आप अगर गौर करें तो H2O, H2O बच्चों, H2O ब्रॉन स्टेट बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि H2O H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है और बनता है H3O पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव आयन का एक्सेप्टर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रॉन स्टेट बेस है। मगर मगर आपसे कह रहे हैं लुविस बेस। लुविस बेस उसको कहते हैं जो जो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर भी हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे और प्रोटॉन का एक्सेप्टर हो। तो प्रोटॉन का एक्सेप्टर तो है, ठीक है। और चूंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर भी है। इसका मतलब ये ब्रॉन स्टेट बेस भी है और लुविस बेस भी है। ठीक है, अच्छा, अगली बात करें तो यही सिचुएशन अमोनिया के साथ भी है। अमोनिया, ये देखिए, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और बन गया अमोनियम। तो प्रोटॉन का एक्सेप्टर है तो ब्रॉन स्टेट बेस। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया कैसे है? इलेक्ट्रॉन का पेयर देकर। इसका मतलब लुविस बेस भी है। तो पता ये चला कि ब्रॉन स्टेट बेस ये भी है और ये भी है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा बी बना, बोथ अमोनिया एंड वाटर। ठीक है बेटा, अच्छा, आप अगर आप अगर गौर करें 3.01 into 10 power 23 molecules of oxygen gas at STP occupy a volume। बच्चों, ये बात अब तक तो आपको याद हो भी गई होगी कि 3.01 into 10 power 23 एवोगैड्रोस नंबर का हाफ है। इसका मतलब हाफ मोल। ठीक है, और 6.02 इंटू 10⁻³ का मतलब होता है 1 मोल। अब मुझे बताइए, 6.02 इंटू 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल होंगे तो 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.41 डेसीमीटर क्यूब। और अगर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे तो हाफ मोल। हाफ मोल का मतलब वॉल्यूम भी हाफ होगा, और वॉल्यूम हाफ का मतलब 11.205 डेसीमीटर क्यूब। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए, और सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, वो मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो हो। बच्चों, ये बात जहन में रखिएगा कि जीरो डाइपोल मूवमेंट उनकी होती है जो नॉन पोलर हो, नंबर 1। जीरो डाइपोल मूवमेंट उनकी होती हैं जो ट्राई एटॉमिक हो मगर लीनियर हो, नंबर 3।
जीरो डाइपोल मोमेंट उनकी होती है जो पॉली एटॉमिक हो और सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शंस पर गौर करें बच्चों, अगर इसका ऑप्शन देखें तो अमोनिया, बच्चों अमोनिया, HCl वाटर और CCl4, इन चारों में CCl4 पॉली एटॉमिक है और सिमेट्रिक है। ओके, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो इसकी होगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली। बच्चों, इनमें से कौन है जो एसिड और अल्कली दोनों से रिएक्ट करता है? बच्चों, जिंक ऑक्साइड को अगर HCl से रिएक्ट करें तो बनेगा जिंक क्लोराइड और वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए। और जिंक ऑक्साइड का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करें तो Na2ZnO2 और प्लस H2, यानी एसिड से रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर और बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों, अच्छा, सोडियम ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट नहीं करता, ये दोनों से रिएक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी दुरुस्त ऑप्शन है। बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड में रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिज्म, इनमें से आइसोमॉर्फिज्म कौन सा पेयर है? ठीक है, अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। आप अपनी बुक जरूर खोलिएगा, आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक निकालिएगा, उसमें एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में 3 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, उन तीनों एग्जाम्पल को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं बच्चों। इन चारों ऑप्शंस में ये वो ऑप्शन है, इन चारों में बच्चों ये वो ऑप्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं। आइसोमॉर्फस मतलब इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, सही। चलें, अगली बात सुने बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इन Na2Cr2O7। जी बेटा, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो परेशान मत होइएगा, इंशाल्लाह चैप्टर 11 में हो जाएगा। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 सोडियम +2, ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14। अब आप देखिए, माइनस का 14 है और प्लस का 2 है, तो कमी किसकी है बेटा? +12। तो 1 Cr हो गया +6 और 2 Cr हो गया +6। तो सोडियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकला +6। तो बच्चों, ऑप्शन में +6 ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को दुरुस्त कर लीजिए, +6। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म द बॉन्ड फॉर्म इन क्लोरीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू दिस ओवरलैप। बच्चों, आप अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल देखें तो ऐसा होता है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल में
ओवरलैपिंग करने वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। इसका मतलब 3pz1 3pz1 से ओवरलैप करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी पी ओवरलैपिंग होगी। क्लोरीन मॉलिक्यूल में पी पी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है बेटा। प्रेसिपिटेशन अकर इफ द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन। बच्चों, आयोनिक कंसंट्रेशन, आयोनिक कंसंट्रेशन अगर इक्वल टू KSP हो तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते। ठीक है बेटा। अच्छा, और अगर आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेटर देन KSP हो तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। अंडर सिमिलर कंडीशन CH4 गैस डिफ्यूज डैश टाइम फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों, ऐसे MCQs को थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना चाहिए। RCH4/RSO2 is equal to under root MSO2 अपॉन अंडर रूट MCH4। जी बेटा, SO2 का मॉलिक्यूलर मास 64/16। जी, 16 वन जा 16, 16 फोर जा 64, अंडर रूट 4/√1 यानी 2/1। तो बच्चों, पता ये चला कि RCH4/RSO2 इज इक्वल टू 2:1। बच्चों, CH4 का रेट ऑफ डिफ्यूजन सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में डबल यानी ट्वाइस। ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड। जी बेटा, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए चलें। अब एक काम कीजिए बच्चों, अमोनिया का रिएक्शन वाटर से करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब जल्दी से मुझे बताइए, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया और बन गया NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को देखें तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने वाला ये है, मतलब बेस, और इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्स मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है। अगर रिवर्स रिएक्शन में देखें तो बच्चों, ये प्रोटॉन देगा तो प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है, तो ये एसिड हो गया कॉन्जुगेट एसिड, और ये बच्चों कॉन्जुगेट बेस। तो आपसे पूछ रहे हैं अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड। अमोनिया का बच्चों कॉन्जुगेट एसिड आपके सामने है, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। ठीक है। डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायमंड एग्जाम्पल है आयोनिक सॉलिड, नो। मेटेलिक सॉलिड, नो। डायमंड एग्जाम्पल है कोवेलेंट सॉलिड की। जी,
अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अहम है, बहुत अच्छा है बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत अहम है, बहुत अच्छा है। आप अगर गौर करें तो ये मॉलिक्यूल है एसीटोन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ एसीटोन। बच्चों आप अगर गौर करें, 1 मोल किसी का भी हो, 1 मोल ऑफ एसीटोन, 1 मोल ऑफ एसीटोन में 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। ओके, इतने मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल एसीटोन में मॉलिक्यूल एसीटोन के इतने होंगे। अब आप मुझे बताइए, एसीटोन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6। तो जितने मॉलिक्यूल हैं एटम उसका 6 टाइम होंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ एसीटोन, 1 मोल ऑफ एसीटोन कंटेन बच्चों 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर कार्बन के एटम पूछें तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कार्बन 2 हैं। अगर ऑक्सीजन एटम पूछें तो उतने ही होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक है। अब बेटा अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। और आप अगर गौर करें तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है वो बेटा ऑप्शन डी है। ठीक है, इसको ऐसे करके करना है। चलें अगली बात करते हैं। वॉल्यूम इज आ बच्चों, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको कहते हैं स्टेट फंक्शन। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H4। बच्चों C2H4 ऐसा होता है, इथीन इसका नाम है। अब बताइए बच्चों, एक सिग्मा और एक पाई तो ये। अब बताइए टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2, 3, 4, 5। 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई। ठीक है। इफ द बॉन्ड एंगल इन A2B, A2B टाइप का मतलब H2O, बॉन्ड एंगल 104.5 है। इसकी ज्योमेट्री बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी होती है। और इसके पास 2 लोन पेयर हैं। जब मैंने आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी समझाई थी तो बताया था कि जिस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 ही लोन पेयर हो, तो बच्चों उसकी ज्योमेट्री बेंट होती है। वो वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के नाम से आप चाहें तो दोबारा देख लीजिएगा, सारे मॉलिक्यूल के शेप रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी फिलहाल आपसे जो बात करनी है वो ये है, बेंट। ओके बेटा, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3s, 3s ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों, 3s, 3s इसका n क्या होगा? 3 होगा। और बच्चों l क्या होगा? s ऑर्बिटल का l होता है 0। तो N3 L0। अब बताइए
अब बताइए बेटा, ऑप्शन डी, ये क्वांटम नंबर की वैल्यू है। ठीक है। और बच्चों, ऐसे ढेर सारे एमसीक्यूज मेरे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज मौजूद हैं। चैप्टर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 तमाम के तमाम एमसीक्यूज रिकॉर्डेड आपको इसी तरह जैसे अभी समझाएं आपके पास मौजूद हैं। खुदारा उनके लिए टाइम निकालिए, उनको समझें। 17 MCQs 20% होते हैं और 20% कोई मजाक नहीं है। आप ये काम जरूर कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको चैप मैं आपको चैप्टर 10, 11, 12 के इंशाल्लाह लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, और आपकी तमाम ज़रूरियात उनसे पूरी इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैं कॉलेजिएट का जो कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम का पेपर है, ये मैंने आपको उसके MCQs समझाएं। ठीक है। इंशाल्लाह 1 2 रोज के अंदर अंदर मैं पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह तमाम न्यूमेरिकल आपको सेंड करूंगा। आप अपना पेपर चेक कर लीजिएगा और तैयारी भी कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।